नमस्कार दोस्तों। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हम जब स्टॉक खरीदते हैं या तो कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, काफ़ी टाइम आपने म्यूचुअल फंड में सुना होगा ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है। तो एक बार हम इसी को एनालाइज करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से हम किस प्रकार कौन से टाइप का कैपिटलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें से सबसे पहले इसको देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे डिसाइड होता है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, करंट शेयर प्राइस इंटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इसका क्या मतलब है? अभी जो करंटली मार्केट का जो शेयर प्राइस चल रहा है, इसके हम एनालाइज करना चाहते हैं, वो उसका स्टॉक प्राइस कितना है मल्टीप्लाइड बाय उसके कितने शेयर्स मार्केट में है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो होगा मार्केट कैप। इसको हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के लिए। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीनर पे जाके गूगल में स्क्रीनर सर्च करिए, ये जो आ जाएगा स्क्रीनर, इसमें आप देख सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे, कोई सा भी एक स्क्रीनर खोल सकते हैं आप। जैसे मैं किसी भी एक कंपनी का रैंडमली रिलायंस का चेक करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होता है इसलिए रिलायंस देखा मैंने। तो यहाँ पे दिखता है मार्केट कैपिटलाइजेशन 21,06,000 करोड़, एक करोड़ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये जो पूरी कंपनी है अगर ये आपको पूरी खरीदनी होगी तो ये प्राइस पे आपको मिल जाएगी। अगर टोटल ये अमाउंट आप पे करेंगे तो ये कंपनी आपकी हो जाएगी, उसको हम कह सकते हैं मार्केट कैप। ठीक है, अब इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया गया है, फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, करंट शेयर प्राइस इंटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इसी को हम यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, करंट शेयर प्राइस जो भी यहाँ पे चल रही है 1556 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसके कितने शेयर्स हैं यहाँ पे 1353, ये करोर्स में होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1353, इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 21 लैक्स ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ यहाँ पे आ रहा है। यही है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन का। ठीक है, अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना भी आता है वो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, वो सेबी के हिसाब से सेबी एक लिस्ट बनाती है जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे हाईएस्ट जिसका है वहाँ से नीचे नीचे आके सबसे लोवेस्ट जिसका है वैसे एक लिस्ट बनाएगी। वो लिस्ट में जो भी टॉप में 100 होंगे ना उसको लार्ज कैप कहा जाता है, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ सेबी। ओके, आफ्टर देन 101 से 250 250 तक जो भी है उसको मिड कैप कहा जाता है। 250 ऑनवर्ड्स सारे स्मॉल कैप आते हैं। ठीक है, ये एक सेबी का गाइडलाइन, सेबी का एक रूल है, उसके हिसाब से डेफिनेशन बनाई गई है। ठीक है, लेकिन हमें तो पता नहीं होगा कि लिस्ट में कौन से नंबर पे कौन सा है, तो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लेमैन्स लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने के लिए इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट मार्केट कैप पकड़ते हैं। जैसे 20,000 करोड़ के ऊपर अगर मार्केट कैप है तो उसको हम लार्ज कैप कहेंगे। 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ इज़ मिड कैप, बिलो 5,000 करोड़ इज़ स्मॉल कैप। ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आसान है, कोई से भी स्टॉक में हम पता कर सकते हैं। अब ये मार्केट कैप आपको पता कहाँ से चलेगा, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्क्रीनर पे, मार्केट कैप पे यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी बताता हूँ, पॉलीकैब। अब पॉलीकैब का देखेंगे तो 1,10,000 करोड़ की कंपनी है, तो एक लार्ज कैप कंपनी हो जाएगी। और एक कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी, अगर इसको चेक करेंगे 23,000 करोड़, ये ऑलमोस्ट लार्ज कैप हो चुका है। इसको हम लार्ज कैप भी बोल सकते हैं, मिड कैप भी बोल सकते हैं। ऐसा कुछ थंब रूल है ये, ऐसा कुछ फुल एंड फाइनल रूल नहीं है कि इसी तरीके से इसको गिनना है। मिड कैप या लार्ज कैप इसको बोल सकते हैं। ओके, जो टॉप की 5 to 10 कंपनीज़ है मार्केट कैप के हिसाब से, उन कंपनीज़ को ब्लू चिप कहा जाता है। जैसे भी फॉर एग्जांपल ये वाली है रिलायंस, इसका सबसे ज़्यादा है मार्केट कैप। इसके बाद HDFC बैंक का है जो भी 15 लाख करोड़ के आसपास आता है, 15.5 लाख के करोड़। तो ये भी एक बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी है, इनको ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब एक बार ये ब्लू चिप, लार्ज, स्मॉल, ये सब क्लासीफाई करने का क्या पर्पज़ है हमारा, ये हम देखते हैं। ये क्लासीफाई हम इसलिए करते हैं, जो भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर को एक आइडिया है कि वो जिस स्टॉक में या तो जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसका परफॉर्मेंस वो किस प्रकार से एनालाइज कर सकता है, या तो कौन से म्यूचुअल फंड उसको चूज़ करने चाहिए। इसके लिए वो ये सब जानना चाहिए उसको। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो लिक्विडिटी की बात आती है। लिक्विडिटी में अगर हम देखें तो एक लार्ज कैप
स्टॉक्स है, अगर ये पहला वाला हम देखें HDFC बैंक, इसके देखिए कितने स्टॉक्स है, 1538 करोड़, 1538 करोड़ इसके स्टॉक्स है। तो जो भी बायर सेलर होगा उसको लिक्विडिटी काफ़ी अच्छे से मिलेगी। ये वाले स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना उतना आसान नहीं होता है, तो ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, इसमें वॉल्यूम का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मिड कैप में थोड़ा कम वॉल्यूम होता है, स्मॉल कैप में बहुत ही कम वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कंपनी देता हूँ, जैसे एक कंपनी है, आपने शायद सुनी होगी भी नहीं होगी, काफ़ी छोटी कंपनी जो होते हैं उनके स्टॉक्स भी कम होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे HDFC बैंक में 1538 है और ये इसका मार्केट कैप है 1500 करोड़, 15 लाख। मेन एंड बेरीज कंपनी है, 594 करोड़ ओनली मार्केट कैप है और इसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 5 करोड़। तो ये काफ़ी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स काफ़ी कम है, तो जल्दी से स्टॉक्स का प्राइस भी मैनिपुलेट हो जाता है, इसलिए इसमें उतने लिक्विडिटी उसमें कम है। ओके, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहेगा लिक्विडिटी का यहाँ पे स्मॉल कैप में रहेगा। उसके बाद वोलेटिलिटी, किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट यही होता है जब भी वो किसी स्टॉक को लेना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोलेटिलिटी जो है, रिलेटिवली स्टेबल प्राइस। इसका क्या मतलब है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल बताया उसने मैंने एक रिलायंस का स्टॉक आपको बताया था जिसका मार्केट कैप था 21 लाख करोड़ का। ठीक है, अब इसको मैनिपुलेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी इसकी स्टॉक्स को ट्रेड करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मनी लगेगा। कंपैरेटिवली कोई भी 5 से 6 करोड़ के स्टॉक्स किसी कंपनी के हैं तो उसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके कारण क्या होता है, इसमें वॉलेटिलिटी जो है लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा नहीं होती है, तो जो रिटर्न्स रहेंगे आपके स्टेबल रहेंगे, आपको अप डाउन ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे और आपका माइंड भी शांत रहेगा। इसलिए जो भी कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, वो कंपैरेटिवली लार्ज स्टॉक को इसीलिए प्रेफर करते हैं कि स्टेबल प्राइसेस रहेगा। स्मॉल कैप में वैसा नहीं है, शार्प अप डाउन्स होंगे, इसके कारण आपका मेंटली आप उसमें कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहेंगे, इसलिए वो वोलेटिलिटी इन्वेस्टर के लिए तो अच्छी बात नहीं होती है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, उसके बाद रिस्क टू रिटर्न, यहाँ पे जैसे हमने बताया लोअर रिस्क कम होगा तो रिटर्न्स भी स्टेबल रहेंगे, ऐसे नहीं कि बहुत कम हो जाएंगे। आपको ब्लू चिप स्टॉक्स को अगर आप एनालाइज करेंगे प्रीवियस 20 ईयर्स में ऑलमोस्ट वो 15% के आसपास का रिटर्न वो दे ही रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न होते हैं। मिड कैप में थोड़ा रिटर्न्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में रिस्क भी ज़्यादा है। और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क भी है, रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अब ये रिस्क रिटर्न का रेशियो कैसे होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं इसको कंपैरिजन में टू निफ्टी आपको 12 से 13% ईयरली दे रहा है ऑन एन एवरेज 10 ईयर के CAGR पे। ओके, मतलब 10 साल बाद आप देखिए हर साल आपके 12% के हिसाब से आपको मिल रहा है। अगर ये लार्ज कैप 15% देता है ईयरली, तो जब निफ्टी भी गिरेगा ये ज़्यादा नहीं गिरेंगे, 12-15% ये भी गिर जाएगा। लेकिन उस कंपैरिजन में स्मॉल कैप, अगर निफ्टी 10% गिरता है तो वहाँ से 40% भी कभी कभी स्मॉल कैप, 50% भी स्मॉल कैप गिर जाते हैं। जबकि अभी हमने देखा है 15% भी मार्केट नहीं गिरा था, लेकिन स्मॉल कैप 50-60% तक करेक्ट कर चुके थे। ठीक है, और जब मार्केट बुल रन देना चालू कर देता है उस टाइम पे सबसे पहले सबसे ज़्यादा भागने वाले स्टॉक भी यही रहेंगे, स्मॉल कैप्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टाइमिंग का इशू आता है, हमें पता नहीं होता है मार्केट कब गिरेगा कब बढ़ेगा, तो ये टाइमिंग में वोलेटिलिटी के कारण हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है स्मॉल कैप में। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये स्टेबल रिटर्न्स कौन प्रोवाइड करेगा, लार्ज कैप। ओके, इसीलिए सूटेबल किसके लिए है, लार्ज कैप जो है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए लार्ज कैप बढ़िया है। आराम से अच्छे प्राइसेस पे अच्छे स्टॉक एक्यूमुलेट करके रखिए और आराम से शांति से अपना मंथली या ईयरली जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो करके भूल जाइए। लेकिन ऐसा स्मॉल कैप में नहीं होता है। स्मॉल कैप में एग्रेसिव इन्वेस्टर आता है, जो भी नया इन्वेस्टर होता है वो स्मॉल कैप में जाता है, और वो उसी के कारण क्या होता है, स्मॉल कैप में जो उसका लिक्विडिटी जो उसका ग्रैब करने का पॉइंट होता है, जो बड़े इन्वेस्टर खेलते हैं वो यही होता है, स्मॉल कैप में ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छे नहीं है, अच्छे होते हैं, आपको थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका मार्केट में रहने का टाइम बढ़ेगा, आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, उस हिसाब से आप अच्छे स्टॉक्स क्वांटिफाई कर पाएंगे। ओके, और एक पॉइंट बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि ये कैप किस प्रकार से आगे आगे बढ़ता जाता है। कोई सा भी एक कंपनी मान लेते हैं, हम कंपनी का नाम देते हैं XYZ। जैसे ये कंपनी स्टार्ट होगी, ये कंपनी में अपना सेल्स करना चालू करेगी, उसके बाद अपने लॉसेस मिनिमाइज़ करेगी, लॉसेस मिनिमाइज़ करने के लिए कॉस्ट कटिंग वगैरह करेगी, या तो अपना सेल्स बढ़ाएगी। जैसे ही सेल्स बढ़ाना चालू करेगी, कॉस्ट कटिंग करेगी, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ना चालू होंगे। कुछ एक टाइम बाद
जब कंपनी स्टेबल हो जाएगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगी, उसके बाद वो हमारे रडार में आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला कि स्टार्टिंग में कंपनी यहाँ पे थी 1 2 3 पॉइंट पे, यहाँ पे कंपनी का स्टार्टअप फेज़ था। स्टार्टअप फेज़ से कंपनी जब भी कुछ टाइम बाद स्टेबल हो जाएगी तब उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो कंपनी की डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, कंपैरेटिवली आपका मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा, मार्केट कैप भी बढ़ेगा। और ये मार्केट कैप से ही स्मॉल कैप से कंपनी शिफ्ट होगी मिड कैप में। जैसे ही वो 5000 करोड़ के ऊपर आएगी आपके वो नज़रिए में आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे जब वो मिड कैप में होगी। मिड कैप स्टॉक जब भी वो 5000 से 20000 करोड़ के मार्केट कैप में होंगे उसको एनालाइज करेंगे। कंपैरेटिवली स्मॉल कैप्स में जितनी कंपनीज होंगी उसमें से ख़राब जो है ऑलरेडी यहाँ पे आपके नज़रिए से निकल चुकी है। अब अच्छे कंपनीज यहाँ पे आई होंगी, उसमें भी जो टॉप में होंगी उसको आपको एनालाइज करना है। उससे क्या होगा, आपका रडार जो है टोटल वो कम हो चुका है। अब आपको देखना क्या है, जो भी अच्छी कंपनीज है उनमें से टॉप में जो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, जिसके प्रीवियस ईयर से इस साल ग्रोथ अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, और भी टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, पी रेशो होता है, बोरोविंग्स कम होने चाहिए, ये सब आपको एनालाइज करके पता चलेगा कि कौन सी कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। वो आप क्वांटिफाई करके उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी कंपनी और ज़्यादा स्टेबल होगी ये बढ़ेगी लार्ज कैप की तरफ, ठीक है। जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी एक ही टाइप में आपको सारा पैसा नहीं डालना है, इससे आपके रिटर्न्स भी एवरेज रहेंगे। इसमें अगर डालेंगे तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, इसमें डालेंगे तो रिस्क काफ़ी हो जाएगा। इसके हिसाब से कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स भी अभी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ला रहे हैं। इसका क्या मतलब है, लार्ज कैप में कुछ पैसा डालेंगे, इसमें भी कुछ पैसा डालेंगे, इसमें भी कुछ पैसा डालेंगे। इससे क्या होगा, आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और रिटर्न्स भी यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाएगा। इस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन को हमें देखना है, ठीक है। और यही हमारा आज का पॉइंट था, मार्केट कैपिटलाइजेशन किस प्रकार से जाने। हमारे म्यूचुअल फंड्स के लिए, स्टॉक्स के लिए भी कौन से कैपिटलाइजेशन वाला स्टॉक हमें चूज़ करना है वो यहाँ से हमें पता चलेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।